वेलकम टू कैम स्टडी जोन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 16 में। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड। फिर हम उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप काम करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको आर्हेनियस इक्वेशन के कुछ फॉर्मूलाज बताए हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है वहां पे हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करके आए हैं लेक्चर नंबर 15 में। पहले आप एक बार लेक्चर नंबर 15 जाके रिवाइज करना, फिर उसके बाद आप लोग आगे क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो रीड करते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। तो वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज the rate of reaction becomes double when the temperature changes from 293 Kelvin to 303 Kelvin. Calculate the energy of activation of reaction assuming that it does not change with temperature. तो सबसे पहले अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो हमें क्या बोला गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो गया जब हमने टेम्परेचर को चेंज करा। तो हमें मैंने आपको एक इक्वेशन करवाई थी। सो वो इक्वेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ K2 divided by K1 that is equals to EA upon R into 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, मैंने आपको ये वाली इक्वेशन जो थी वो मैंने वहां पे आपको करवाई थी। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने देखा कि टेम्परेचर की हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं। तो लेट अस सपोज मेरे पास जो टेम्परेचर T1 था और वह T1 अपनी तरफ से मान लेता हूँ 293 केल्विन। एक बात और, यहाँ पे तो इक्वेशन क्वेश्चन में ही हमें क्या दे रखा है कि टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो आपको कभी भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो पहले आपको उसको केल्विन में लेके जाना है, बिकॉज यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लिखेंगे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखने वाले हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन में लिखना है आपको टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी तो चलो हमारे लिए कन्वर्जन नहीं करने की जरूरत, अभी तो केल्विन में हमें दे रखा है। तो जब मेरे पास टेम्परेचर T1 था 293 केल्विन था, तब इसका मैं रेट मान लेता हूँ। रेट जो रेट कांस्टेंट है ना, के जो है वो रेट कांस्टेंट है, तब मैं इसका रेट कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ। जब T1 पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ, और T2 विच इज इक्वल्स टू 303 केल्विन, और इस पर्टिकुलर पे मैं इसको K2 मान देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को अगर बड़े ध्यान से अगर हम पढ़ें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है जब टेम्परेचर 293 से 303 में जाता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना मतलब रेट कांस्टेंट का ही डबल हो जाना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, तो इसका मतलब जो K2 आएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। ये मतलब निकला कि जो हमारे पास K2 होगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। ठीक है, हमें अब K2 की वैल्यू भी मिल गई, सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, और यहाँ से EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन में कैसे बन जाएगा ये, अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, देखो K2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 ऑफ K1 डिवाइडेड बाय K1 दैट इज इक्वल्स टू EA अपॉन R। R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। जब R की हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं अलग अलग यूनिट्स पे बेस्ड, बिकॉज ये नेचुरल गैस कांस्टेंट है और ये गैसियस स्टेट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो वहां पे हमने यहाँ पे हम लोग क्या करके जा रहे हैं, इसको एक SI यूनिट में लिख रहे हैं। तो जब कभी भी हमने हर किसी टर्म को अगर हम SI यूनिट में लिखेंगे तो हम लोग R की वैल्यू को 8.314 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 8.314 यहाँ पे पुट कर देंगे, इनटू हमारे पास क्या है 1 by T1। नाउ व्हाट इज T1, दैट इज 293 केल्विन माइनस 1 अपॉन 303। ठीक है, अब K1 से K1 कट जाएगा, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं सीधा ही मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 8.314 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे EA रहेगा। आप ऐसे कर सकते हैं 1/293, आप कैलकुलेटर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधा ही 1 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 293 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0034 माइनस, अब 1 को डिवाइड कर देंगे सिंपली 303 के साथ, आंसर आ जाएगा हमारे पास
0.0033। ठीक है, ये दो आंसर आ गए। अब आप इसको क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो। ठीक है, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो माइनस करके हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, देखो कितना आ जाएगा। ये तो सिंपल ही है, 0.0033 माइनस करेंगे तो 0.0001। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका जो है वो इस साइड रहता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको उस साइड लेके जा सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो हमें पता ही कितना होता है, 0.693। ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर में भी पढ़ा था, 0.693 मल्टीप्लाई 8.314 डिवाइडेड बाय 0.0001। अब आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। इसको मैंने उधर लिख दिया तो ये रब कर दिया मैंने। तो सिंपल यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, विच इज जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी यहाँ से वो जूल में मिलेगी। ठीक है, जूल्स में मिलने वाली है आपको एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा है, 0 पॉइंट that is equals to 57,616.02। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इन जूल्स। ठीक है, जूल पर मोल। ठीक है, जूल्स ये आपको जूल्स में मिल जाएगा सिंपली। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास आंसर आ चुका है, देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन टू किलो जूल। ठीक है, आपके पास जूल्स में भी आप इसको रहने दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। और आप क्या कर सकते हो, तो एक जूल में कितने हो जाएंगे, 1000 से डिवाइड। तो अगर आप इस पूरी टर्म को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 57.616 आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स रहते हैं हमारे पास, सिंपल ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, इतना टफ है नहीं इसमें कुछ भी, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार देखा गया है। तो ये मैंने क्वेश्चन वहीं से लिया है। ठीक है, हमारे पास नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। देखो आपको नीचे इक्वेशन दे रखी है, आपको यहाँ से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखें तो हमें ये इक्वेशन अपनी वाली जो हमने इक्वेशन पढ़ी है वहां से इक्वेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें वहां से मिलेंगी। ठीक है, एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि यहाँ पे आपको दो तीन चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे इक्वेशन से मिलेंगे। पहली इंफॉर्मेशन की हमें ये लॉग की टर्म्स में लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पर सेकंड है। पर सेकंड का मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी किसके यूनिट्स होते हैं पर सेकंड, अगर हम बोले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, पर सेकंड होते हैं। तो अगर आपको ऊपर ये नहीं भी लिख रखा होगा फर्स्ट ऑर्डर तो आप यूनिट्स देख के भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो थी कुछ बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है k दैट इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी कि आर्हीनियस इक्वेशन जिसके अंदर a जो है दैट इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये अननोन पैरामीटर है। ये क्या है, अननोन पैरामीटर। मैं अभी आपको आगे जाके इसको हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो अननोन पैरामीटर है। सो k इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं इसका नेचुरल लॉग ले लूं तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये बन जाएगा। पर मुझे चाहिए लॉग में, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा 2.303 इंटू लॉग के दैट इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। आप ऐसे करो, इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। जो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लॉग के दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस, डिवाइड करा है मैंने तो ये बन जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो। मैं इसको एक्साइड कर रहा हूं। ठीक है, अब ऊपर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है,
log k that is equals to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power 4 अपॉन t। ठीक है, ये के तो इसके यूनिट्स दे रखे हैं हमारे पास केल्विन, तो ये हमारे पास इतना दे रखा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन बनाई वो क्या बनाई, log k दैट इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू टी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर दो। देखो log a इसके बराबर आ गया और ये वाली टर्म पूरी इसके बराबर आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो log a जो है वो किसके बराबर है, 14.34 के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई ए अपॉन 2.303 r that is equals to 1.25 into 10 raised to power 4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन टी था, तो 1 अपॉन टी और टी तो ये सेम ही हो गए, और माइनस का माइनस साइन भी सेम हो गया, तो वो नहीं लिखेंगे, वो कट जाएंगे आपस में, और ये बन जाएगा ई ए अपॉन 2.303 r that is equals to 1.25 into 10 raised to power 4। हमारा काम है ई ए निकालना, तो ये निकाल दोगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई, अच्छा अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्या है हमारे पास 8.314 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर लेके आएंगे वो हम जूल्स में लेके आएंगे, तो उसके जो यूनिट्स हो जाएंगे वो जूल्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, मैं कर देता हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू 339.8। ठीक है, सो ये हमारे पास किस में आ गया, जूल्स में आंसर आ चुका है। तो यही हमारे पास क्या रहता है, इसका आंसर रहता है किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 239.3, इस 9 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ, दिस इज इन किलो जूल, तो ये हमारे पास किलो जूल में भी आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी कन्वर्जन रहती है, 1000 से आपको डिवाइड कर देना है जब आपने जूल से किलो जूल में जाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो हमें मोस्टली आपको एग्जाम्स में भी आते हैं और हमें पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो कॉलेजेस के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऐसे मेरे पास केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दैट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके के न्यूमेरिकल्स चाहते हैं और क्या आपको मटेरियल किस प्रकार का चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जो हमारा आज का लेक्चर है that is theories of reaction rates। theories of reaction rates, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमें थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम लोग रिएक्शन रेट्स की कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की थ्योरीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज कोलिजन थ्योरी, ठीक है, और नंबर 2 इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सो हम दो तरीके की थ्योरीज यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अपनी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मेन बात थी, देखो अब अपने थोड़ी सी मेरी स्टोरी सुननी है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़नी है, क्या जरूरत पड़ी, उन सब चीजों के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये देखो कि थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास आर्हीनियस वाली इक्वेशन में एक अननोन पैरामीटर था विच इज ए। A is only known as a pre-exponential factor. As we know, क्या थी इक्वेशन हमारे पास, K is equals to A e raised to power minus EA upon RT। अब इसमें जो अननोन पैरामीटर था, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे इन सबसे हमारा एक ही मकसद होगा और वो होगा कैलकुलेशन ऑफ ए, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर।
यही हमारा एक का एक क्या है, इसका मकसद है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर चीज में, सबसे पहले आज में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी से। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी को पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कोलिजन थ्योरी में हमारे पास सबसे पहले आपको इसकी मेन एजम्पशंस जाननी है, बिकॉज कोई भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं उसकी कोई ना कोई हमारे पास एजम्पशंस रहती हैं, है ना। हमें कुछ ना कुछ अपने आप को लिमिट करके चलना पड़ता है। ठीक, अब कोलिजन थ्योरी की सबसे पहले बेसिक एजम्पशन है कि यहाँ पे पहले तो ये हमारे पास जो थ्योरी है वो काइनेटिक जो गैसेस की थ्योरी होती है ना, केटीजी बोलते हैं उसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके ऊपर बेस्ड है। सो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन केटीजी। केटीजी को आप लिख सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सेकंड इसका मेन असम्पशन है कि यहाँ पे हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर्स कंसिडर करके चलेंगे। So we can say reactant molecules are considered as rigid and hard spheres। ठीक है, यहाँ पे rigid and hard spheres consider करके चलेंगे किसको, reactant molecules को। तो reactants will consider as rigid और you can say hard spheres। ठीक है, थर्ड इसमें जो आपके पास बेसिक assumption रहेगी, जैसे नेम में ही सुजेशन मिल रही है आपको कोलिजन, इसका मतलब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ये जो मैं आपको लाइंस बोल रहा हूँ ना, आप इसको अपनी वर्डिंग में उतार सकते हैं नोटबुक पे, बिकॉज अगर मैं लिखूंगा तो एक तरह से टाइम वेस्ट होएगा। सो मैं पहले वर्डिंग बोल देता हूँ, फिर आप मैं कुछ ना कुछ हिंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, इंग्लिश ही बनानी है जस्ट। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। तो यहाँ पे बेसिकली बात आती है कि यहाँ पे कोलिजन होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप एक और assumption यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि ये वाली जो कोलिजन थ्योरी है दैट इज बेसिकली ओनली यूजफुल फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन। जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उन्हीं के लिए वैलिड है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स पे यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में होती हैं कोलिजन्स। जब हम लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे हम कोलिजन वर्ड ना यूज करके वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एनकाउंटर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, एनकाउंटर्स। देखो, एक होता है एनकाउंटर्स और एक होता है कोलिजन। कोलिजन हम गैसेस के लिए यूज करते हैं वर्ड, जब गैस फेज में रिएक्टेंट्स टकराते हैं। एनकाउंटर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट में जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं लिक्विड स्टेट के, तो वहां पे हम कोलिजन वर्ड यूज ना करके वहां पे एनकाउंटर्स वर्ड यूज करते हैं। सो ये थी कुछ बातें कोलिजन थ्योरी की। अब आप और एक बात इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना, कोलिजन थ्योरी में अब मान लो एटलीस्ट कोलिजन थ्योरी में कोलाइड करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट तो है ही है ना। अब देखो, दो मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो वो टकराएंगे, टकरा के ही हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देंगे। अब अगर मैं बोलूं कि एक ही मॉलिक्यूल है वो कैसे टकराएगा, मान लो एक सिंगल एक मॉलिक्यूल है, वो अगर हम दूसरे के साथ टकरा ही नहीं रहा तो हम लोग उसको स्टडी नहीं कर सकते। सो कोलिजन थ्योरी में सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की स्टडी हो रही है। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। ठीक है, एटलीस्ट हमें दो मॉलिक्यूल्स की वहां पे क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब वो दो मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, चाहे तो वो दोनों टकराने वाले मॉलिक्यूल सेम टाइप के हों या फिर वो डिफरेंट टाइप के हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन थ्योरी जो हम स्टडी करेंगे, ये भी हम लोग दो टाइप्स की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जिसके अंदर ए सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, या फिर हमारे पास ए बी मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, सो ये चीज अंडरस्टैंड हुआ। अब इसका मतलब ये कोलिजन थ्योरी हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, बिकॉज यूनिमोलिकुलर का मतलब है सिंगल एक मॉलिक्यूल। अब सिंगल एक मॉलिक्यूल कैसे टकराएगा खुद के साथ, तो क्या ही टकराएगा वो, मतलब एक मॉलिक्यूल आप इमेजिन करके देखो, अब ए मॉलिक्यूल है, अब ए मॉलिक्यूल जो है वो खुद के साथ कैसे, कोलिजन थ्योरी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। हाँ, जब तक ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल
टकराएगा तब तक हम इसको तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब एक मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन वो फिर यूनिमोलिकुलर नहीं होगी, फिर वो बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगी, है ना। ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है तो वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब कोलिजन थ्योरी हम दो हिस्सों में पढ़ रहे हैं। वन इज ए प्लस ए, मतलब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे। सेकेंड इज डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये देखो कि कोलिजन थ्योरी में हम लोगों को बेसिकली नीड पड़ती है किस चीज की, कोलिजन नंबर की, ठीक है। सो पहले हम बेसिकली कोलिजन नंबर के बारे में देख लेते हैं कि कोलिजन नंबर क्या होता है हमारे पास। देखो कोलिजन नंबर, वैसे तो हम लोग एक गैसियस स्टेट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं, मैं आपको जस्ट सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। कोलिजन नंबर मींस दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कोलाइडिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कि पर उस पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में और पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, दैट इज कोलिजन नंबर। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें सिर्फ याद ही रखना है। तो इसको मैं z से डिनोट करूंगा एंड दैट z इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई v d स्क्वायर एंड n a का स्क्वायर। एक बात याद रखना, मैं ये जो चीज समझा रहा हूँ ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ a प्लस ए की कोलिजन के लिए। मतलब हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि जब हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो आप हेडिंग देके लिख सकते हैं when similar kind of same type of a molecule, the same type of molecules are colliding with each other। वो वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। जब डिफरेंट काइंड वाला होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में तो मुझे लगता है सिर्फ a प्लस ए वाला ही केस हम डिस्कस कर पाएंगे। थोड़ी डेरिवेशन है इसके अंदर, डेरिवेशन करेंगे हम लोग किसकी, इस कोलिजन थ्योरी के अंदर हम लोग रेट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और अपना असली जो मकसद है वो क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल, तो वहां तक हमने पहुंचना है, ठीक है। तो अपना यही मकसद रहेगा। इस पर्टिकुलर चीज में हमारे पास कोलिजन नंबर की बात हो रही है। कोलिजन नंबर हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई v d स्क्वायर एंड a स्क्वायर। अब हम इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। 1/√2 तो आपको याद रखना है, पाई तो पता ही है कांस्टेंट है, v क्या होता है, दैट v इज नोन एज एन एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा ये गैसियस स्टेट के अंदर वैसे तो हम पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे पास तीन तरह की वेलोसिटीज होती हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो उसमें से एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास एक, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला भी क्या रहता है, इट इज इक्वल्स टू 8RT/πm, 8RT/πm, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। d क्या होता है, d हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, एक तरह से डायामीटर बोल लो, ठीक है। चाहे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जब a और b आपस में टकराएंगे तो उनके बीच का क्या डायामीटर है वो ही हमारे पास है, तो उसका हम स्क्वायर लेंगे, इसका ये डायामीटर है। और na क्या है, दैट na सिंपली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ a मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ a मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कि जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, दैट इज na। याद रखें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। हम नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमें कोलिजन नंबर में तो हमें यही पता लगेगा ना कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका रहने वाला है। अब आप इमेजिन करके देखो, हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं और हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब अगर आप बड़े अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो तो आप देखो जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी उतना ही तो रेट होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। मान लो ए मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो ए मॉलिक्यूल जितने ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू z मींस कोलिजन नंबर, वो कोलिजन नंबर के बराबर है ना। तो रेट इज इक्वल्स टू कोलिजन नंबर, जितना कोलिजन नंबर होगा उतना ही उसका रेट होगा। ये हमने एक जनरल अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इतना चीज लिख दी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती, सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती, है ना। तो ये थोड़ी मतलब है कि हमारे पास ए मॉलिक्यूल है वो दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है नहीं कि वो प्रोडक्ट दे सके। मैंने आपको बताया था एक एनर्जी बैरियर नाम की चीज होती है, प्रीवियस लेक्चर में सब समझाया हुआ है कि एनर्जी बैरियर जितना होता है उसको क्रॉस करना होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं देगा।
तो वो कितनी एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास एक थ्रेशोल्ड नाम की एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जितनी उसको रिक्वायर होती है उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ही प्रोडक्ट बनेंगे, और वो मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी। वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई थी, दैट इज कितना था वो फ्रैक्शन हमारे पास, कितना था, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इतना फ्रैक्शन था। मैंने वो ग्राफ में समझाया भी था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ऐसे करके ग्राफ बनाया था, फिर मैंने आपको ये वाले रीजन को ऐसे शेड करके बताया था कि ये वाला चीज हमारे पास क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे z के बराबर तो नहीं हो सकता। z के साथ कुछ ऐसा टर्म भी है जो उसको, z अगर मैं सिंपल लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं कोलिजन्स की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं z को e इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस z को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी के साथ, तब हमें पता लगेगा कि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी है। तब हमें क्या पता लगेगा कि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी है। सो ये वाली जो चीज है r इज इक्वल टू जेड इंटू ई रेस ऑफ माइनस ई अपॉन आर टी, अब ये पूरा टर्म बता रहा है इफेक्टिव कोलिजन्स को। अगर आप सिंपल z लिखते तो वो कोलिजन्स को बताता, लेकिन अगर आप z के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये फैक्टर, तो इसका मतलब आप इफेक्टिव कोलिजन्स, तो इफेक्टिव कोलिजन्स ही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास टर्म आई है ये वाली, ये एडहॉक मैनर में ऐड करी गई है, ये ऐड करी गई है हमारे पास एडहॉक मैनर में। एडहॉक मैनर का मतलब होता है कि ये कोई डिराइव्ड नहीं है, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये डिराइव नहीं करी गई, ये जस्ट एक साइंटिस्ट की थिंकिंग थी कि ऐसा होगा, तो उन्होंने एडहॉक मैनर में ये चीज क्या करी है, ऐड करी है। ठीक है, मतलब एडॉक मैनर का मतलब है नॉट डिराइव नहीं करा गया, इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसको जस्ट आपको साथ में ऐड करना है। ठीक है, सो आई होप हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का समझ आया आपको, ये इसके बराबर होगा। अब z की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। दैट रेट इज इक्वल्स टू, देखो आपके बुक्स में इसको बड़ी बड़ी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स में लिखा है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, एक इक्वेशन को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसको चाहे नेचुरल लॉग में लिख लो, चाहे नेचुरल लॉग के पास वो काट के एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिख लो, चाहे उसको लॉग की टर्म्स में लिख लो, ये कोई नहीं पूछेगा आपको कि आपने कितनी फॉर्म्स याद रखी हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करता हूँ, कोई भी आप केमिकल काइनेटिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमेशा एक फॉर्म याद रखा करो। ठीक है, एक फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरी फॉर्म बनाने में आपको हार्डली 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा अगर आपको लॉजिक्स पता है। ठीक है, सो एक फॉर्म पे फोकस करो। सो आपके बुक में इस डेरिवेशन को बड़ा इधर उधर करके इसको मोल्ड करा हुआ है, मैं आपको सिंपल तरीके से इसको समझाने वाला हूँ, आप मेरे वाले तरीके को फॉलो कर सकते हैं इसमें, और आंसर आपके सेम आएंगे जैसे आप बुक में भी आप इसके देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आप देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो z है वो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर एन ए स्क्वायर। अब v को मैं इसको खोल के लिख देता हूं 8RT अपॉन पाई m। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये जो रेट हमने निकाला, आप लोग इसको एक जनरल रिएक्शन भी आप साइड में कंसीडर कर सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, a और a आपस में टकरा के कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने Na से लिखा है, तो मैंने जो, अगर मैं इसको रेट को ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या इस रेट को ऐसे लिख सकता हूँ कि यही रेट मेरे पास माइनस dNA/dt के बराबर है। ये हमने थ्योरेटिकल तरीके से लिख दिया। ये चीज हमने कैसे लिखी है, थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन। याद करो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स जहां पे हमने थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन को लिखा था। ठीक है, वैसे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की टर्म्स में लिखते थे, dNA ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आगे जाके लिखेंगे, मैं बताऊंगा उसको कैसे करेंगे। ये तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में है, ये मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में, जो मैंने Na की टर्म्स में लिखा है ये हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिखा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ एक एक्सप्रेशन आ चुका है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, कई लोग यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि 8RT बाय पाई m, पर हमारी बुक में तो कहेंगे कि कैसे है, 8KT अपॉन पाई m है ना, कुछ नहीं है। R और m का मतलब होता है मोलर मास,
ये जो स्मॉल m का मतलब होगा, ये हमारे पास क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। और k जो होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये हमें एक मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन देगा, और r जो है वो मोल्स की टर्म्स में होता है, तो कोई इसमें वो डिफरेंस नहीं है। आप लोग ये बोल सकते हो कि जो k होता है वो r अपॉन n होता है। n क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। सो अगर मैं इस वाले ऊपर वाले r को n से डिवाइड कर दूं और m को भी n से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी नीचे वाली। सो ऐसे मैंने आपको बोला ना, एक दूसरे की फॉर्म्स में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉर्म में याद रखो, दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब गैसियस स्टेट का काम है, ये वहां पे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन थी वो मैंने आपको थोड़ी सी दूर करी। आगे चलते हैं। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन ए स्क्वायर। अब के लोग के बुक्स में आप ऐसे भी देखेंगे कि 8 को भी पाई के अंडर रूट्स के बाहर निकाल के ये √2 से √2, क्योंकि 8 को जब आप बाहर निकालोगे तो 2√2 आएगा, तो √2 से √2 आप कट कर दोगे। फिर पाई बाहर भी है और एक पाई अंदर भी है अंडर रूट के, तो पाई को अंदर ले जाओगे, पाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक पाई से एक पाई कट जाएगा। इतनी ज्यादा आप कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक सिंपल लॉजिकल वे में चल रहे हैं, इसको ऐसे ही चलने देंगे। ठीक है, फालतू में इधर उधर करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हमने रेट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ तक लिख दिया है। अच्छा, इसके यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने रेट ऑफ फ्रैक्शन लिखा है। एक हम रेट ऑफ फ्रैक्शन थ्योरेटिकल वे में की बजाय हम इसको एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ फ्रैक्शन भी लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं? r दैट इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं? दैट इज इक्वल्स टू k एन ए स्क्वायर। अब आप स्क्वायर क्यों डाला? बिकॉज ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये हमारे पास एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ऑब्वियसली बात है, साफ क्लियर पता लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स तो चाहिए होते हैं किसी भी टाइप की कोलिजन्स करने के लिए। ठीक है, तो अब आप इस रेट को, ये जो आपके पास पहली इक्वेशन आई है और ये दूसरी इक्वेशन जो है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिल जाएगा? कंपेयर करने पे हमें मिल जाएगा, देखो r से r कंपेयर कर दे तो रेट कांस्टेंट। देखो मैं आपको इसको लिख के पूरा डिटेल में लिख के बताता हूँ। जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास बन जाएगा k एन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन ए स्क्वायर 8RT बाय पाई m का अंडर रूट e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, एक काम और करेंगे। देखो ये जो हमें रेट मिला है, पहले तो हमें इसकी यूनिट्स भी लिखने हैं। देखो इसको यूनिट्स भी लिखेंगे पहले। इसके यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं यूनिट्स में। सो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया है, इसके अंदर जो हम यूनिट्स लिखने वाले हैं वो क्या रहेंगे? इसके यूनिट्स दैट इज इक्वल्स टू कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये इसके यूनिट रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स हमारे पास कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका क्या है? बिकॉज यहाँ पे जेड फैक्टर था और जेड क्या है हमारे पास? कोलिजन नंबर। तो इसका मतलब ये जो रेट आया वो कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में कोलिजन आया। अब आप इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि एक बात और बतानी है। ठीक है, क्या बात बतानी है? ये कोलिजन की टर्म्स में आपने लिख दिया। आपको पता है कि एक कोलिजन, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक कोलिजन हो रही है, तो एक कोलिजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि अगर मैंने यूनिट्स को कोलिजन की बजाय मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिखना है, तो एक कोलिजन 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक कोलिजन 2 मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं आपको। अगर मान लो अगर एक कोलिजन हो रही है ऐसे करके, इसका मतलब आपको पता लग गया कि वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इस रेट ऑफ फ्रैक्शन को मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, बाकी सारी टर्म आपको ऐसा रखनी है, कोई चेंज नहीं करना है। और ये बन जाएगा 8RT बाय पाई m अंडर रूट e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक होगी बात? क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखना है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इतने मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहां से आप देखो, इसको ये जो मैंने 2 लिखा है और इधर अंडर रूट 2 लिखा है, तो आप इस 2 को कैसे लिख सकते हो?
इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको करने वाला हूँ थोड़ा सा इरेज, बिकॉज यहाँ पे मैंने टू था ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, तब भी तो ये टू ही रहेगा, और एक रूट टू से एक रूट टू कट जाएगा। और अब मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, इस रूट टू को यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ, और इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट टू दैट इज इक्वल्स टू रेट। अब रेट हमारे पास क्या आ गया, रूट टू पाई डी स्क्र एन ए स्क्र डी 8 RT/πm ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इतने मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ, प्लीज आपको यूनिट्स जरूर यहाँ पे याद रखने हैं। अब बोलोगे यूनिट्स कैसे आए, फिर आप यहाँ पे अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप डायमीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर पुट करेंगे, एन ए की जगह पे मॉलिक्यूल्स वर्ड पुट करेंगे, फिर यहाँ पे आर की यूनिट, सबके यूनिट्स वगैरह सारे पुट करके फिर आपके पास इसके रेट के ही वाले यूनिट निकलेंगे। तो इतना तामझाम करने के बजाय, बिकॉज हम बहुत सारे यूनिट्स देखेंगे आगे जाके, तो बहुत ज़्यादा फिर यूनिट्स ही निकालते रह जाएंगे पेपर में, डेरिवेशन रह जाएगी। सो आप यूनिट्स याद रख सकते हैं, मैंने आपको तरीके बता तो रहा हूँ कि इस तरीके से आपको यूनिट्स याद रखना है। यूनिट्स में तो ये रहता ही है मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये तो रहेगा बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये देख रहे हैं ना हम लोग। तो आपको कोलिजन से आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, क्योंकि एक कोलिजन से दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास रेट आ गया। ठीक होगी बात, इतनी बात हमारे पास कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी। सिंपल सी लॉजिकल हमने बात यहाँ पे करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो रेट है, ठीक है, ये जो हमारे पास रेट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब क्योंकि हमने इसको मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिख दिया है, तो अब हम अगर इसको देखना चाहें तो कैसे बनेगा ये। देखो यहाँ पे के एन ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल हटा के यहाँ पे सिंपल क्या कर दूं, रूट टू कर दूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। अब मैंने इसको इस वाले रेट को, जो हमने बायोलॉजिकली अपने दिमाग से z की वैल्यू के बराबर पुट करके जो हमने निकाला कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, और एक रेट एक्सप्रेशन हमें वैसे पता है, दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन से एन ए स्क्वायर से एन ए स्क्वायर कट जाएगा, आपको रेट से आपने क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट निकाल लिया, पाई डी स्क्वायर 8 RT अपॉन पाई एम ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ओवर हियर। सो इस पर्टिकुलर चीज में अगर हम इसके यूनिट्स निकालना चाहें तो आप सारी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली याद भी रख सकते हैं, बिकॉज मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करके नहीं बताऊंगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा चल जाएगा लेक्चर। ठीक है, सो रादर देन टू बाय पुटिंग द वैल्यूज, ओके, by putting the values we are just simply consider the units क्या हो जाएंगे इसके रेट कांस्टेंट के। अब हमारे पास बन जाएगा ये मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसके यूनिट्स बन जाएंगे, इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हमारे पास ये वाले बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता लग गया, रेट कांस्टेंट पता लग गया, हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल पता करना। अब आप कंपेयर कर दो, अब तो हमारे लिए काम ही आसान हो गया, डेट के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब होता है ये ई अपॉन आर टी इधर भी है, इधर भी है, के इधर भी है, के इधर भी है। अब जो बीच की टर्म बच गई इतनी इतनी, ये जो टर्म बच गई हमारे पास, यही तो ए है, यही तो क्या है हमारे पास, ए है। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ए की वैल्यू निकाल ली, और वो कितनी आएगी, रूट टू पाई डी स्क्वायर 8 RT अपॉन पाई एम अंडर रूट।
तो ये हमारे पास आया है ए। पर ए के जब आप सारी वैल्यूज यूनिट्स वगैरह यहाँ पे पुट करके देखेंगे, जैसे डी की जगह पे आप डायमीटर में आप सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करेंगे बिकॉज ऊपर स्क्वायर लगा है, आर की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर की, मोलर मास के, सभी के यूनिट्स जब आप पुट करेंगे तब आपके पास आंसर क्या निकलेगा। अब आप उल्टा कर दोगे, सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड। अब ये इसके यूनिट्स बन जाएंगे ए के। ठीक है, अब ये जो हमने जितनी भी चीजें देखी, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो हमारे मेन मकसद थे इस पूरी रिएक्शन में। देखो है कोलिजन थ्योरी में कुछ भी नहीं, अगर आपने बड़े ध्यान से सुना होगा तो कुछ भी नहीं, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करके हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। रेट कांस्टेंट को हम आगे आर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल लिया। हमारा टास्क यही था, यही थी हमारे पास। ठीक है, पर हमने एक चीज नोट करी कि हम इस सारी चीजों को मॉलिक्यूल्स की यूनिट्स में लिख रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं ये इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर यूनिट्स। ये सारी चीजें अब तक हमने जो सीखी ऊपर, ये देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है, ये वाला, और नीचे हमने रेट कांस्टेंट सीखा, और इसमें हमने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सीखा। ये सारा हमने मॉलिक्यूलर यूनिट्स में लिखा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल लिखा। अगर मैं इन सब यूनिट्स को कन्वर्ट करना चाहूं इन मोलर यूनिट्स, देखो दोनों चीजों में आपको आना चाहिए, मॉलिक्यूलर यूनिट्स में भी लिखना आना चाहिए और मोलर यूनिट्स में भी लिखना आना चाहिए। सो इन मोलर यूनिट्स अब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको मोलर यूनिट्स में करना चाहूँ, जैसे हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या लिखते थे, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखते थे। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या लिखते थे, मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट कांस्टेंट के भी मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि हमने मोल लीटर इन टर्म्स में लिखना है। यानी कि मॉलिक्यूल को मुझे मोल्स की टर्म्स में लिखना है और सेंटीमीटर क्यूब को मुझे लीटर की टर्म्स में लिखना। अब हमारा ये टास्क है। टाइम तो चलो सेकंड में पहले से भी था, अब भी हमारा सेकंड्स में ही रहेगा। ठीक है, सो पहले यहां तक देखो, ऑब्जर्व करो कि हमें क्या चीज आपको समझ आ रहा है पीछे कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, अब हमारा काम जो है वो मोलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको मोलर यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमने कंसीडर करी थी अपनी एक रिएक्शन ए गिव राइज टू प्रोडक्ट, इसका मतलब मुझे मोलर कंसंट्रेशन इस प्रकार की फॉर्म में लिखना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि हम कंसंट्रेशन क्या लेंगे, मोल पर लीटर, इस टर्म में लिखना है। बड़े ध्यान से मेरे लॉजिकल, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट है, जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया उसके लिए डेरिवेशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो अब हमने पहले इस ए को क्या लिखा था, हमने एन ए लिखा था, मतलब हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखा था। तो अगर मैं एन ए को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मोल्स निकल जाते हैं। देखो कैसे, हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही होता है। तो एक मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहां से, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। इतने मोल्स हो जाएंगे, ये मोल्स ही तो आएंगे इधर। तो एक मॉलिक्यूल इतने मोल्स के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब Na मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप क्या करोगे, Na को मल्टीपल डिवाइड, मतलब Na को डिवाइड हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यही बनेगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग, जैसे मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये वैसे ही कन्वर्जन वाली यूनिट है। तो एक मॉलिक्यूल अगर इतने मोल्स के बराबर है तो Na मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/6.022 10⁻23 इंटू Na। तो ये Na अपॉन ये 6.022 इंटू 23 क्या है, एवोगैड्रो नंबर ही तो है। तभी तो मैंने क्या लिखा, Na डिवाइडेड बाय n। n क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर। चाहे इसको n नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ भी लिखते रहो, उसमें क्या है, पर पता होना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं Na को n नोट के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मोल्स की टर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, हमने एक काम कर लिया, मॉलिक्यूल्स को मोल्स की टर्म में लिख लिया। लेकिन आगे क्या है, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम पर, है ना, पर सेकंड, ऐसे कर रहे हैं। तो पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है
कि मुझे अब सेंटीमीटर क्यूब में पर मीन्स डिवाइड में है, नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे है 1/सेंटीमीटर क्यूब है ना, मल्टीप्लाई 1/सेंटीमीटर क्यूब है। तो मेरा एक तरीका रहता है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कई बार हम यूनिट्स भूल जाते हैं कि कितने सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर होते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो तरीका मेरा यह है कि एक पहले मीटर होता है, फिर बीच में डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर आता है। मीटर सबसे बड़ा होता है, फिर डेसीमीटर बीच में, फिर सेंटीमीटर। जब हमने मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो मैं 10 से करूंगा, फिर हम डेसीमीटर सेंटीमीटर जाएंगे तो 10 से करेंगे। कैसे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और यू कैन से 1 डेसीमीटर, यहां से क्या बन जाएगा 1 डेसीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होता है ना, यही बन गया 10 और 10 करें। फिर मीटर से जब हम सीधा सेंटीमीटर जाते हैं तभी तो हमारे पास 100 होता है। मीटर से अगर हम सीधा सेंटीमीटर जाते हैं तभी तो हम 100 करते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है मेरी बात? क्योंकि बीच में 10 और 10 ये 2 रहता है बीच में। लेकिन हमें पता है कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। ठीक है, अगर मैं मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अल्टीमेटली यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब अगर मुझे डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, तो कैसे करोगे? देखो, इतना पता है हमें 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -1 डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब ही तो क्या है? लीटर है। चाहे डेसीमीटर क्यूब लिख लो चाहे लीटर लिख लो। तो इसका मतलब जब मैंने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने ये उतार लिया होगा कुछ यूनिट्स कन्वर्जन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू Na/n0 मल्टीप्लाई बाय 1 10 रेज टू पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक ही कंसंट्रेशन आ रही है। देखो, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझा होगा आपने। इसको हमने मोल्स में, ये मोल्स लिख दिया हुआ है और ये डेसीमीटर क्यूब तो लीटर लिख दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Na/n0 × 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को नीचे ही रहने दो। अच्छा, अब ये मोल्स है और ये डेसीमीटर क्यूब है, तो अब इसके यूनिट्स बन गए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। पर नहीं है, पर मींस नीचे, डिवाइड में नीचे होना चाहिए, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब तो हमारे पास यूनिट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे सिंपलीफाई करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू n0 × 10 रेज़ टू पावर 3। ये तो है मेरे पास एक ही कंसंट्रेशन, इसके बराबर आ गई। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ए का स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब हमें मोल्स पर लीटर की फॉर्म में लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज करने वाले हैं। अब हम इसको Na को भी निकाल सकते हैं, यहाँ से Na कितना निकल जाएगा? A, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n0, डिवाइड में चला जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये हमने Na लिख के रख लिया है। ठीक है, ये तो हमने क्यों रखा है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बिकॉज हम इसको यूज करेंगे। अब इसी टर्म को पहले वापस लेके आते हैं। देखो, मेरे पास क्या था? A दैट इज इक्वल्स टू Na n0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे डी ए लगा सकते हैं, डी ए। और अगर इसका डी हो रहा है तो Na का भी डी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन n0। ये तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे बन जाएगा DNA। अब लगा दो, माइनस लगा दो साथ में, और dt के साथ डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। देखिए 10 रेज़ टू पावर 3 n0, और इसका भी बन जाएगा -DNA अपॉन dt। लो भाई, ये आ गया। हमने ऐसा क्यों करा? बिकॉज मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कोई भी, जैसे हमारे पास ये AA रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? -dA/dt लिखेंगे ना, प्रैक्टिकल रेट को ऐसे ही लिखेंगे। तभी हमने इसको इस प्रकार में कन्वर्ट करा। ए को मैंने डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नेक्स्ट में डिवाइड कर दिया dt के साथ, क्योंकि ये पूरा ही मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ गया। ये सारे स्टेप्स आपकी डेरिवेशन के ही स्टेप्स हैं, ये सारे इसके अंदर ही इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो बन चुका है। अब
इसकी वैल्यू आपको पहले से आपने निकाली हुई ऊपर, ये देखो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, जो हमारे पास माइनस डी एन ए बाई डी टी था, ये देखो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, ये वाली इक्वेशन, तो ये माइनस डी एन ए बाई डी टी ही था, पर ये कोलिजन्स की टर्म में था। अगर आप इसको मॉलिक्यूल्स की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की टर्म में कन्वर्ट करके नीचे दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो हम यहीं से इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अब ये वाला जो वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, ये समझ आया आपको? ये माइनस डी एन ए बाई डी टी हमने ऊपर निकाला था, ये मैंने वैल्यू वहीं से ली और ये मैंने वैल्यू उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब यूनिट्स इसके मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में नहीं रहेंगे, बिकॉज हमने मोल्स और लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यूनिट्स यहाँ से रब कर दूंगा मैं। ठीक है, थोड़े से चेंज करूंगा यहाँ पे। अब देखो, अब ये मेरे पास रेट जो है वो आ गया। अब ये रेट which is equals to minus dA by dt, that is equals to अच्छा 10 raised to power 3 upon n नॉट, और साथ में ये पूरा टर्म। ठीक है, ये पूरी टर्म हमने माइनस डी एन ए बाई डी टी की पुट करी है यहाँ पे ऊपर से उठा के। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना, हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल्स। अब ये, अब इसके यूनिट्स, अब देखो इसके यूनिट्स हम कैसे लिखेंगे, अगर आप इसके यूनिट्स लिखना चाहते हैं तो क्या बन जाएंगे, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्या यूनिट्स बन जाएंगे। अदरवाइज ये यूनिट्स में कैसे लिख रहा हूं, ये जस्ट आपको इस सारी वैल्यूज की जगह पे यूनिट्स पुट करनी पड़ेंगी। डी की जगह पे आप यहाँ पे अब आप क्या पुट करेंगे, मीटर पुट, डेसीमीटर की फॉर्म में पुट करेंगे, एन को आप मोल्स की टर्म में लिखेंगे। तो ये सारी इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करके तब जाके यूनिट्स निकल रहे हैं, तो आप सिंपल इसको याद रख लो, है ना, इतना क्यों हमने पुट कर करके देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये r इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 3, इतनी इक्वेशन हमारे पास ऊपर से बन चुकी है। ठीक है, और यूनिट्स हमारे पास ये बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस बड़ी इक्वेशन को यहाँ से देखोगे, देखो एन ए स्केलर, ये तो अभी भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं हमने, एन ए क्या थे, मॉलिक्यूल्स ही थे। अब इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, मैंने इसीलिए ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये देखो, ये मैंने इसीलिए मैंने एन ए की टर्म्स में लिखा था। अब अपने ऐसे एरोज नहीं लगाने अपनी डेरिवेशन में, थोड़ा सा लॉजिकली वे में डेरिवेशन करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन एन नॉट, ब्रैकेट के अंदर √2 पाई डी स्क्वायर। अब मैं एन ए स्क्वायर की जगह पे ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली पुट करूंगा, तो एन ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा, एन नोट का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओपन करके लिख दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हमारे पास इक्वेशन में ये 8 आर टी बाय पाई एम, ये सब इक्वेशन साथ में ऐसा रहेगी, ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और यूनिट्स आपने साथ में उतार लेना है। मेन चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो आप ब्रैकेट्स अगर हटा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये सारा मल्टीप्लाई में ही है, ऐसा कोई। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 3 से एक 10 रेज़ टू पावर 3 कट गया, एन नोट से एक एन नोट हमारे पास कट गया है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, √2 पाई डी स्क्वायर ए स्क्वायर एन नोट डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 8 आर टी अपॉन पाई एम, ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, इतनी मुश्किल है नहीं इक्वेशन। ठीक है, ये आपको वैसे ही लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है अगर आप लॉजिकली चलोगे। आपने बस एक बात याद रखनी है, वो मैं एंड में कंक्लूड करता हूँ इसके अंदर कि क्या याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता है थ्योरेटिकल की बजाय अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट के ए का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास इक्वेशन में बचा, इसको थर्ड मान लो, इसको 4 मान लो। अब थर्ड और फोर्थ आपस में कंपेयर हो जाएगा। कुछ नहीं करा हमने, बस पीछे वाले रेट हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म में था, अब हम उसको मोल्स की टर्म में ले आए हैं, कुछ नहीं है। आप इसके यूनिट्स जरूर लिख लेना रेट के साथ में, ये मोल्स, इतने मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करोगे, रेट कांस्टेंट के ए स्क्वायर, अब ये पूरी टर्म मुझे उठानी पड़ेगी, तो इन ऑर्डर
इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहां से, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे कॉपी हो गया, इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और के किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप बड़े ध्यान से सोच रहे हैं, इसको मैं फिर से मैंने कॉपी करा ही है, इसको दोबारा से ऐसे लिख देंगे और बीच से मैं ये रब कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, √2 पाई डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के। सो यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, सो रेट कांस्टेंट के जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन के आ चुकी है, n0/3 8RT अपॉन पाई एम ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन RT जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट के हमारे पास क्या बन जाएंगे, यूनिट्स क्या बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पलटा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आपको मेरा वो लेक्चर याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। ये एक जनरल फॉर्मूला रहता है यूनिट्स निकालने के लिए। तो अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड। 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, -1, और यूनिट्स क्या बन जाएंगे इसके, लीटर पहले आ जाएगा, अब पर मोल पर सेकेंड। अब ये यूनिट्स बन जाएंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या थे, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन रेट कांस्टेंट के यूनिट्स यहाँ पे लीटर पर मोल पर सेकेंड हो गए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, पीछे यूनिट्स कन्वर्ट नहीं हुए थे मॉलिक्यूलर यूनिट्स में, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। वहां पे अपने मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में ही रखा था, ठीक है। थोड़ा सा देखना इस चीज को लॉजिकली किस तरीके से हो रहा है, समझ आएगा, ये चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, सो हमारा मेन मकसद वही है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना। तो k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो a कितना निकल जाएगा, k से k मैच हो गया, e रेज पावर मैच हो गया, तो बीच में जो टर्म बच गई √2 पाई डी स्क्वायर n0/10 रेज पावर 3 8RT अपॉन पाई m। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है दिस इज a, ठीक है, यही है हमारे पास a ही है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन चुकी है ये बन जाएगा लीटर पर मोल, इसके सेम यूनिट से रहेंगे a के जो k के हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये जो हमने करा क्या है इस पूरी कोलिजन थ्योरी के अंदर, अगर मैं इसको मोटा मोटा तरीके से कंक्लूड करूं तो क्या पढ़ा हमने कोलिजन थ्योरी में, देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको एक बार देखो पूरा प्रॉपर्ली तरीके से हमने करा क्या है। कोलिजन थ्योरी में सबसे पहले हमने स्टार्ट करी थी कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज हमने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना था, जो कि हमारे लिए एक अननोन टर्म थी एक आर्हीनियस इक्वेशन में। उसको निकालने के लिए हमने थ्योरीज पढ़ने की जरूरत पड़ी। हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में भी यही काम करेंगे, और कोलिजन थ्योरी में भी हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फाइंड करने का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सब इन दोनों थ्योरीज में हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को काउंट करेंगे, पर दोनों के तरीके अलग अलग हैं उसको एक्सप्लेन करने के। कोलिजन थ्योरी बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए वैलिड है, क्योंकि दो तो मॉलिक्यूल्स चाहिए कोलाइड करने के लिए, और वहां पे कोलिजन नंबर का सहारा लिया। कोलिजन नंबर आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन नंबर के बराबर होने की बजाय इफेक्टिव कोलिजन्स के बराबर होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए मुझे एक एडहॉक मैनर में e रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी वाला जो टर्म है वो इंक्लूड करना पड़ा। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। यहां तक करने के बाद हमने इसका बस रेट पता कर लिया, क्या काम करा, कुछ नहीं करा, रेट पता करा। अब रेट के बाद आपने रेट वाली को दूसरी वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आपने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब रेट कांस्टेंट निकल गया तो आर्हीनियस जो ये वाला कांस्टेंट है हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो तो फिर हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। सो इतना काम हमने करा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हमने उसके बाद मॉलिक्यूलर यूनिट्स में कन्वर्ट करा। मैंने आपको इस तरीके से बता दिया किस तरीके से आपको याद करना है, इस तरीके से आप याद करके इसको मॉलिक्यूलर यूनिट्स में कन्वर्ट करके उसको मोलर यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वहां से कन्वर्ट करते करते हमने फिर से रेट निकाला, फिर से रेट कांस्टेंट निकाला, फिर से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल दिया और यूनिट्स में कन्वर्जन करके इतना काम हमने करा सिर्फ कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे। अभी हमने काम किसके लिए करा, सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे काम करा।
सो आप यही वाली सारी चीजें अपना के आप नेक्स्ट वाले उस पर भी कर सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या रहेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सो अभी मैं कहता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाया, वहां पे भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। ठीक है, फिर हमने यही काम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में करना है, वहां से भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। फिर हमने दोनों थ्योरीज को आपस में कंपेयर करना है, दोनों थ्योरीज को आपस में कंपेयर करना है कि जो इस थ्योरी से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकला और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से जो निकला, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फैक्टर है जो एक्स्ट्रा है उसमें, इधर क्या है जो माइनस में है। ठीक है, सो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छी लगी होगी। समझना एक बार दोबारा से, ठीक है। इतने इजी वे में मैंने आपको ये तरीके से समझाई है, बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स करा हुआ है, बुक में सारा चीजें ये पाई पुई सब अंदर मल्टीप्लाई कर रखे हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज तक इसको एक ही फॉर्म में याद रखा है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर, डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी कोलिजन थ्योरी की। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।